नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 64% से ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच 81% से ज्यादा वोटिंग। मध्य प्रदेश में 74 और ओडिशा में करीब 71% मतदाताओं ने डाले वोट। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली आज। उत्तर प्रदेश के बहराइच और बाराबंकी में भी करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान के दौसा, अलवर और भरतपुर में रैलियां। मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में 3 रैलियां। प्रियंका गांधी लखनऊ में करेंगी प्रचार। मायावती के धौरहरा और मोहनलालगंज में जनसभाएं। चक्रवाती तूफान फोनी के आज दोपहर तक और तीव्र होने की आशंका। तमिलनाडु के उत्तरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों के साथ केरल के कुछ हिस्सों में आज हो सकती है बारिश। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा। अलर्ट पर एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और नौसेना। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन का रिजल्ट किया जारी। 24 छात्रों को मिले पूरे 100% अंक। पास करने वाले छात्र आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा में भी हो सकेंगे शामिल। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया है। इस चरण में महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 17 सीटों पर, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 13, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश और ओडिशा की 6, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण की 72 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां इस चरण के चुनाव की शुरुआत हुई, वहीं महाराष्ट्र और ओडिशा में चुनाव संपन्न हो गया है। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 373 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। पिछले चरणों की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। तो इस दौर में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा 81.11% मतदान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां लोकसभा सीट पर 73.88% मतदान दर्ज किया गया है। जबकि ओडिशा की 6 लोकसभा सीट पर 70.69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजस्थान की बात करें तो इस दौर में 13 लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत 68.03 रहा है। और उधर झारखंड में 3 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ, जो कि 64.73% मतदान बताया जा रहा है। चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीट पर 59.02% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। 17 लोकसभा सीट पर मतदान 56.20 दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में मतदान का काम भी संपूर्ण हुआ। इसके साथ ही ओडिशा में 41 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। First and foremost, I would like to thank millions of voters who braved this coaching heat in order to come out and cast their vote. It's quite encouraging to see a large number of women, senior citizens and persons with disabilities
queued at the polling stations to exercise their franchising. My gratitude to all polling officials, starting from booth level officers to the AROs, ROs, DEOs, and Chief Electoral Officers, and all state nodal officers. The lacks of the security personnel from CPF, police force, and other para police organizations, they are deployed at the polling station to enable a free and fair elections. We must all realize that the conducting elections on such a gigantic scale is an exercise that tests one's endurance in every way which possible. उधर पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़पों के बीच कुल 1,64,00,000 में से 81% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आसनसोल लोकसभा सीट के जेमुआ में एक मतदान केंद्र के बाहर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हुई। ये झड़प हिंसात्मक रूप लेने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस बीच बाराबनी में एक मतदान केंद्र में प्रवेश को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बंगाल के हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अराजक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा वहां की मशीनरी को, वहां की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है और एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। वहां पर जो मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में हमारा देश सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र इसलिए है कि हमारे देश के लोगों के मताधिकार को हमारे संविधान ने सुरक्षा दी हुई है। अगर कोई उनके वोट के अधिकार को गुंडागर्दी के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से रोकता है तो वो केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये बहुत जघन्य और गंभीर अपराध है। और अब लोकसभा चुनाव के बाकी के 3 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा करने वाले हैं। बिहार में 5वें चरण में 6 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर सीटें शामिल हैं। बिहार के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वो बहराइच में जनसभा करेंगे। इसके बाद बाराबंकी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा में 6 मई को मतदान होना है। और आइए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। नवविक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। नवविक्रम, आज पीएम का कार्यक्रम है, वहां प्रचार जोरों पर है। इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनकी भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि किस तरह से प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही हैं। अभिलाषा, अगर इस चरण की बात करें, ये चरण कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि अमेठी, रायबरेली के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पिछले 2009 के चुनाव में काफ़ी सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अहम कांग्रेस के लिए है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसे प्रियंका गांधी खुद यहाँ कई बार प्रचार में अपनी ताकत झोंक चुकी हैं। यहाँ पर लगातार रोड शो हुए, हम देखें जब नॉमिनेशन हुआ अमेठी और रायबरेली में तो रोड शो हुआ। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ सबसे ज़्यादा न्याय योजना का हमने जब देखा था, जब राहुल गांधी का नॉमिनेशन हुआ था, तो कांग्रेस के झंडे से ज़्यादा न्याय जो उनकी जो पहल है, जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया है हर एक आदमी को रोजगार का, तो वो सबसे ज़्यादा दिखाई दी। तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक उनकी जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं वो पहुँचें।
तो कांग्रेस ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही अगर यहाँ पर बात की जाए सपा बसपा गठबंधन की, तो सपा बसपा गठबंधन भी यहाँ कई इलाकों में मजबूत रहा है। तो ऐसे में सपा बसपा गठबंधन की भी कोशिश है, क्योंकि पहले चरण से हम देखते आए हैं कई ऐसी सीटें हैं, तीसरा और चौथा चरण, जहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत थी। अब लेकिन 2014 के चुनाव में यहां पर केवल एक सीट जो 2014 में कन्नौज में डिंपल यादव की सीट है, चौथे चरण में वो जीती थी। बाकी इटावा समेत कई सीटें बहुत अहम है जो उनके समाजवादी लिए। पार्टी का गढ़ है वो हार ये भी गई। जानना चाहेंगे आपसे नवविक्रम कि उत्तर प्रदेश को सबसे अहम माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए, और खास तौर पे पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन रहा बीजेपी का, आज 2 रैलियां हैं बाराबंकी और बहराइच में, प्रधानमंत्री जनसभा संबोधित करेंगे, तो उम्मीद की जाए कि कुछ बड़ी बातें रैली में आज सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल अभिलाषा, इस यहाँ के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि खास तौर पर अगर आज की रैली में एक बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री, क्योंकि इस जगह जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से न्याय योजना का बहुत ज़्यादा प्रचार, न्याय के लिए जो मैनिफेस्टो में है उनका बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया। इसी तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों को सौगात देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम कानपुर तक की बात करें, कानपुर बुंदेलखंड तक की, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर पहले ही एक सैंक्शन हो चुका है, जिसके जरिए यहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। इसी तरीके से कोई एक जो अपनी योजना है, जो आगे 5 साल का खाका है, वो प्रधानमंत्री आज की रैलियों में बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद है कि लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में भी देश जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ भी मतदान होना है 6 मई को। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। चलिए नवविक्रम, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो प्रचार अपने जोर पर है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि नवविक्रम ने बताया। कांग्रेस गठबंधन और साथ ही बीजेपी की बड़ी रैली, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं प्रचार में। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर और बैरकपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्रीरामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 मई के बाद दीदी का जाना तय है। वो चाहे जितना भी हिंसा का सहारा लें, लेकिन मतदाता उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। दीदी, आपकी जमीन खिसक चुकी है, और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। और उधर श्रीरामपुर के बाद प्रधानमंत्री ने बैरकपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक को लेकर आलोचना करने वालों में ममता दीदी भी शामिल थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान 6 मई को होने हैं, जिसमें उलुबेरिया, श्रीरामपुर, बंगांव, बैरकपुर, हावड़ा, हुगली, आरामबाग सीट शामिल हैं। अंग्रेजों की तरह दीदी भी भाग करो, शासन करो, इसी नीति पर चल रही है। जबकि हमारी नीति है एक करो, सेवा करो, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। झारखंड में 5वें दौर के लिए
मतदान 6 मई को 4 सीटों पर होगा और इसमें कोडरमा, रांची, खूंटी, हजारीबाग सीटें शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजस्थान के दौसा, अलवर और भरतपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में 5वें चरण में मतदान 6 मई को होगा और इसमें राजस्थान की 12 लोकसभा सीटें आएंगी। इस चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर हैं। राजस्थान के बाद बीजेपी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुरैना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी राज्य में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जतारा में जनसभा करेंगे। इसके बाद दमोह लोकसभा के पथरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अमानगंज में भी चुनावी जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 मई को होने वाले चरण में 7 लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जाएंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद कृष्णम के लिए रोड शो करेंगी। दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगी और धौरहरा और मोहनलालगंज में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। प्रतापगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पुलवामा हमले को जवाब मोदी सरकार ने जबरदस्त तरीके से दिया, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया। अरे मायावती जी, अखिलेश बाबू, राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों से बातचीत करनी है तो करो, हम तो भाजपा वाले हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा गोला, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल राजस्थान में चुनाव प्रचार किया। धौलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे ही न्याय योजना चालू होगी, जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसी दिन आप लोग एक बार फिर मार्ग खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, ये जो हमारी बहनें आई हैं ये साड़ी खरीदेंगी, कोई जूता खरीदेगा, कोई चप्पल खरीदेगा, साबुन, टूथपेस्ट, आलू के चिप्स, जो भी। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी। जैसे ही दुकान चालू हो जाएगी, वैसे ही फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रियों में और नई फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इससे पहले कल नामांकन का काम पूरा हो गया। 7वें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। 7वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 19 मई को 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा।
देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेंस 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 24 अभ्यर्थियों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। नतीजे जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट JEEmain.NEC.in पर देखे जा सकते हैं। टॉप स्कोरर्स में राजस्थान और तेलंगाना से 4 कैंडिडेट्स हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से 3 अभ्यर्थी हैं। आंध्र के 2 अभ्यर्थियों ने टॉपर्स में जगह बनाई है। इसके अलावा बाकी टॉपर्स दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड और पंजाब के हैं। इस परीक्षा में पास करने वाले छात्र IIT में दाखिले के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान फोनी के आज दोपहर तक और तीव्र होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौजूद ये चक्रवात लगातार ताकतवर होता जा रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और रडार से मिली सूचना के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान फोनी 4 मई की सुबह पुरी के आसपास लैंडफॉल करेगा। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय तटरक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र ने सतर्क किया है। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। इसे लेकर ओडिशा राज्य आपदा प्राधिकरण ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तूफान के असर के अगले 24 घंटे में केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से सामान्य बारिश भी होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान फोनी से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें। पीएम के निर्देश पर कैबिनेट सचिव PK सिन्हा ने स्थिति से निपटने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। संसद परिसर में JMC बाल योगी ऑडिटोरियम में कल राज्यसभा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सभापति M वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सदन की कार्यवाही और कामकाज में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों की भूमिका को काफी अहम बताया। As you all know, the chairman of the Rajya Sabha have to discharge some constitutional and statutory responsibilities. In my tenure so far, I did take some important decisions after discussions in relatively quick time, which were well received. This could be possible due to the expert advice tendered to me by the Rajya Sabha Secretariat. I wish to place on record my deep appreciation for the high level of professionalism, efficiency and commitment of the officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat. Rajya Sabha Secretariat has a constitutional status. The persons of caliber and expertise with appropriate educational qualifications are recruited to carry out the specialized nature of parliamentary work. They possess exceptional attributes which makes the Secretariat truly unique. सभापति M वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने पर राज्यसभा टीवी को बधाई दी। Now I would like to come to Rajya Sabha TV, which is a public broadcaster owned and run by Rajya Sabha. I am happy to inform you that many of you may not be aware of this fact that RSTV, since my taking over in August 2017, has been making rapid strides in terms of appeal of its content and viewership. The YouTube's subscription, which is the yardstick of the measurement of the appeal of channel, is among the best in the news and current affairs category. In August 2017, the YouTube subscriber base of RSTV was around 4+ lakhs. It crossed 1 million mark in June last year and crossed 2 million mark in February this year. The YouTube subscriber base of RSTV, day before yesterday, is now over 2.5 million and is far ahead of all other major channels in the country.
This is an effect means YouTube subscriber base has increased in over 500% since August 2017. This is a credible achievement, and I am sure that the channel would continue to do well. All well-meaning people, senior citizens, youngsters who are all appearing for civil service examination, and political critics, they are all looking to RSTV for a credible, meaningful, constructive debate and discussion without any obstruction. That is the speciality of our television. On this occasion, I would like to compliment the top editorial and technical team of RSTV for the good work done. My compliments to the CEO, Sri Shashi Shekhar, Sri Rahul Mahajan, Editor-in-Chief, Sri Vibhakar, Executive Editor, and top editorial input and output, and also technical professionals. My compliments are also to our other professionals in the editorial and technical departments and all other supporting staff. I also compliment Secretary General, Secretary and Additional Secretary RSTV, Sri A. Rao and others for their continued interest in the functioning of the Rajya Sabha TV and for extending necessary guidance and support to Rajya Sabha TV. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा के स्थापना दिवस को सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गर्व का मौका बताया। The standard and the flavor of the Rajya Sabha Secretariat, Rajya Sabha Day celebrations has been improving significantly. And this year it is marked by a very active participation by the employees of the Secretariat, for which I wish to congratulate them. Foundation Day is a day of special significance for any institution. Legitimately, therefore, Rajya Sabha Institutional Foundation Day brings to all of us associated with this august institution a great sense of pride and nostalgia. It offers an opportunity to celebrate our glorious history and rich legacy and reconnect us with the exciting journey of our institution. और इस मौके पर शास्त्रीय नृत्य और गायन का आयोजन भी किया गया। हिम मानव के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा और सुना होगा, पर सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई हिम मानव हिमालय पर रहता है? इस बारे में हमेशा की तरह तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। ख़ास बात यह है कि अब भारतीय सेना ने भी इसकी मौजूदगी के संकेत दिए हैं। इस संबंध में सेना ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें बर्फ पर पैरों के बड़े निशान नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये निशान हिम मानव येती के हो सकते हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक येती की कहानी सालों पुरानी है। कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें भी आ चुकी हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया है कि हिम मानव येती उन्होंने देखे हैं। न्यूजीलैंड बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट का आज से आगाज होने जा रहा है। साइना नेहवाल अपने अभियान की शुरुआत चीन के वांग झी के खिलाफ करेंगी। पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रही हैं। अजय जयराम, पारुपल्ली कश्यप, लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत, एचएस प्रणॉय, शुभंकर डे भी पुरुष एकल में खेलेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।